नमस्कार साथियों, ईपे लर्निंग ऐप पे आपका स्वागत है। मैं राकेश भाटी और आज अपने राजस्थान कला एवं संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक जो हैं और उन टॉपिक में से कहां कहां से प्रश्न जो है वो परीक्षा में उठाए जाते हैं। बहुत ही ज़रूरी सब्जेक्ट है कला संस्कृति, हालांकि उतना मुश्किल सब्जेक्ट है नहीं, थोड़ा सा इसमें अपने को ध्यान लगाने की ज़रूरत है और लगभग जो सब्जेक्ट इसमें हैं वो अपने दैनिक जीवन से जुड़े हुए सब्जेक्ट हैं। तो सबसे पहले तो अपने देख लेते हैं कि कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो अपने राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में आते हैं। सबसे पहले तो इसमें देखो जहाँ से प्रश्न ज़्यादा उठाए जाते हैं, एक टॉपिक इसमें रहेगा जैसे अपने मेले एवं त्यौहार, मेले एवं त्यौहार नाम का टॉपिक। एक इसमें टॉपिक रहेगा इसके बाद में जिसका नाम है भाषा एवं साहित्य, भाषा एवं साहित्य। कोई भी परीक्षा हो चाहे आरपीएससी की हो, उसमें ये दो टॉपिक जो हैं इनमें से 100% एक प्रश्न यहाँ से उठाया जाता है। इसके बाद में जैसे अन्य टॉपिक है जैसे अपने लोक देवता हैं, इनके साथ ही लोक देवियां हैं। इनके बाद में अपने संत नाम का एक टॉपिक है, संत एवं संप्रदाय। और कई जगह आजकल जैसे थोड़ा सा सिलेबस में जो लैंग्वेज है वो मुश्किल आने लगी है, उसमें कई बार इसको धार्मिक आंदोलन नाम से भी वहाँ पे दर्शाया जाता है। इसके बाद में देखो लोकगीत हैं, एक अपने लोक नृत्य का टॉपिक रहेगा और एक अपने रहेगा लोक नाट्य। यहाँ से सबसे ज़रूरी जो चीज़ें हैं हमें ये समझना होगा, अगर आपको ये भी नहीं पता है कि नृत्य और नाट्य में अंतर क्या है तो इसको आगे डिटेल में पढ़ पाना बड़ा मुश्किल है। तो जैसे नृत्य हैं, सामान्यतः नाचने गाने को नृत्य होता है, उसी को कहेंगे अपने। लेकिन जो नाट्य होगा, नाट्य में क्या होता है, एक कोई कहानी होती है और अलग अलग पात्र उसके होते हैं। जैसे रामलीला, रामायण है, महाभारत है, इनका अगर अपने फिल्मांकन करें तो वो चीज़ें क्या हो जाएगी, नाट्य। तो नाट्य का मतलब होता है ड्रामा या नाटक और नृत्य का मतलब क्या हो जाएगा, नाचना हो जाएगा। इसके बाद में जैसे देखो यहाँ पे रहेगा स्थापत्य कला, स्थापत्य कला। अक्सर कई बच्चे ये बात करते हैं कि सर हमारे सिलेबस में दुर्ग नहीं दिए हैं, कोई ये कहता है कि मंदिर नहीं है, कोई ये कहता है कि सर छतरियाँ अब की बार सिलेबस में नहीं है। होता सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान में रखो कि ये जो नाम यहाँ पे लिखा गया है स्थापत्य कला, कई जगह इसको आजकल वास्तुकला नाम से भी सिलेबस में दिया जाता है। तो कई बार बच्चे ये सोच लेते हैं कि सर वास्तुकला तो हमारे हैं और स्थापत्य कला है नहीं। इसका मतलब ये दोनों चीज़ें एक है। स्थापत्य को अगर थोड़ा सा अपन जूम करें तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट जो अलग अलग टॉपिक है वो यहाँ पे मिलेंगे अपने को। जैसे मान लो दुर्ग भी इसमें आ जाएंगे, मंदिर आ जाएंगे, इसमें महल आ जाएंगे, इसके बाद में आ जाएगी यहाँ पे छतरियाँ। इसके अलावा छोटे छोटे टॉपिक जैसे कुएं हैं, तालाब है, बावड़ियाँ हैं, मस्जिदें, मीनारे, गिरजाघर, वो सारी चीज़ें इसमें से आ जाती हैं। इसके बाद में देखो ये अपने मुख्य मुख्य टॉपिक हो गए, गीत है, संत है, देवता है, देविया, भाषा, साहित्य वगैरह जो भी टॉपिक है अपने। इसके बाद में देखो, इसके बाद में टॉपिक आता है एक आभूषण। और आभूषण एक ऐसा टॉपिक है कि किसी भी परीक्षा में अगर एक तो टॉपिक वो होता है जिसको अपने 3 या 4 दिन मेहनत करके फिर उसको अपने कवर करें और उसमें से प्रश्न आए ना आए उसकी कोई भी गारंटी नहीं होती। लेकिन अगर आपको सिलेबस में कहीं पे भी आभूषण नाम का टॉपिक अगर मिल जाए, आपको दिख जाए, तो इसका मतलब आधा घंटा आपको उसको तैयार करने में लगेगा और प्रत्येक परीक्षा में आभूषण का प्रश्न जरूर ही आएगा। क्योंकि बिना आभूषण के ये मान के चलो आप आर्ट कल्चर अधूरा ही है। सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है चर्चा का विषय रहते हैं वो आभूषण के होते हैं। इसके बाद में एक जिसमें हो जाएगा वस्त्र परिधान, वस्त्र परिधान लिख देते हैं और कई जगह इसको वेशभूषा नाम से भी दर्शा दिया जाता है। एक टॉपिक यहां पे अपने रहेगा जिसका नाम रहेगा हस्तकला, हस्तकला।
हस्तकला में वो सारे प्रोडक्ट अपने को पढ़ने पड़ेंगे जो चीज़ें हमारे राजस्थान में हाथ से बनती है, और हाथ के हुनर वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनको अपने हस्तकला नाम के इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये अपने एक बार मोटे मोटे तौर पे बात की है भी कौन कौन सी चीज़ें इसमें से आ जाती है। तो ये अपने मुख्य मुख्य टॉपिक रहेंगे जिनको अपने सीक्वेंस वाइज एक करके 2-3 ऐसे करके और करेंगे। सबसे पहले मेरे ख्याल से जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है या बच्चों को जिसमें ज़्यादा परेशानी आती है वो टॉपिक अपने उठा के चलेंगे, जो जैसा कि मैंने सीक्वेंस में आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा है मेले एवं त्योहार। मेले एवं त्योहार एक ऐसा टॉपिक है, प्रत्येक परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं, और आमतौर पे बच्चों में ये परेशानियां होती है। बच्चों के प्रश्न ये रहते हैं कि सर इनको याद कैसे करें, और ये बड़ी मुश्किल चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर थोड़ा सा आप इनको ध्यान लगाओ और पूरी तन्मयता के साथ आप इसको पढ़ोगे तो ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएगी। तो आज अपना आर्ट कल्चर का सबसे पहला जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करेंगे, और पहले इस टॉपिक का नाम रहेगा भाषा साहित्य नहीं, अपने मेले त्योहार पढ़ेंगे, और इसके बाद में अपने पढ़ेंगे भाषा एवं साहित्य। हालांकि दोनों टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और याद करने में कठिनाइयाँ आती है, और सबसे ज़्यादा निर्णायक जो प्रश्न होते हैं वो इन्हीं 2 टॉपिक में से आते हैं। निर्णायक का मतलब जो प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, लेकिन अक्सर बच्चे उनका जवाब देने में गलतियां कर जाते हैं क्योंकि सही तरीके से उसको बार बार रिवाइज करके अपने पढ़ा नहीं होता, और वहां पे जाके अपने क्या करते हैं गलतियां। तो ऐसी गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है। पहला टॉपिक इसमें रहेगा, पहला टॉपिक अपने रहेगा इसमें मेले एवं त्योहार। तो ये अपना टॉपिक रहेगा मेले एवं त्योहार। मेले त्योहार नाम का ये अपना क्या रहेगा, पहला टॉपिक रहेगा। और मेले त्योहार में सबसे पहले जो सबसे बड़ी दिक्कत है उसके बारे में अपन लोग बात करेंगे। मेले त्योहार में सबसे बड़ी दिक्कत कौन सी है उसके बारे में अपन लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ देखो, मेले त्योहार में सबसे पहले जरूरी बात यह है कि आपका कैलेंडर जो है उसको कितना अच्छे तरीके से समझ पाते हो। जिस बच्चे को ये भी नहीं पता है कि अमावस्या क्या होती है, पूर्णिमा क्या होती है, तो उस बच्चे के लिए तय कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और लगभग बच्चों में, विशेष रूप से लड़कों में ये दिक्कत पाई जाती है कि वो इन चीज़ों का उच्चारण बार बार नहीं करते। तो चैत्र के बाद में वैशाख आना चाहिए, लेकिन कुछ गलती से कोई कार्तिक कर देता है, कोई कुछ कर देता है। लगभग बच्चों को ये चीज़ें याद नहीं होती। दूसरी बात, एक ग्रिगोरियन कैलेंडर जो आमतौर पे प्रचलन में है उसके बारे में बच्चों को बखूबी पता है, लेकिन इसके बाद के जो शक सम्मत है, विक्रमी सम्मत है, हिजरी सम्मत है, उनके बारे में ज़्यादा जानकारियाँ नहीं होती। और हमारा जो पूरा टॉपिक है ये बेस है, आधारित है इसी के ऊपर, क्योंकि हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग जो है वो हमारा रहेगा शक सम्मत, और ज़्यादातर अपने शक सम्मत और विक्रमी सम्मत के जो तिथि है, वार है, उन्हीं को अपने काम में लेते हैं। इसी के बारे में थोड़ी सी अपने चर्चा कर लेंगे, क्योंकि आमतौर पे अगर अपने इतिहास भी पढ़ेंगे तब भी ये चीज़ें हमारे को दिक्कत करेगी। वो कौन सी चीज़ें, जैसे मान लो उदाहरण के लिए मैंने ये लिखा कि एक आदमी है, आपने नाम सुना होगा सिकंदर, और किसी ने ये लिखा कि 326 ईसा पूर्व वो भारत में आया। एक एग्जाम्पल अपने ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि बात कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद में ये लिखा 325 ईसा पूर्व, जैसे मान लो वो भारत से लौट गया, और इसके बाद में हम ये लिखते हैं कि 323 ईसा पूर्व उसकी मृत्यु हो गई। अब जिस विद्यार्थी को ये नहीं पता है कि ये ईसा पूर्व क्या है, ये चीज़ें उल्टी क्यों होती है, तो वो इसको किस तरीके से पढ़ेगा आप थोड़ा देखो। उसको ये लगेगा कि सर वो 323 ईसा पूर्व मतलब सिकंदर पहले मरा, उसके बाद में वो लौटा, और उसके बाद में वो फिर आया। अब ये तो कहानी पूरी की पूरी चेंज होगी। वो पहले मरा, अभी जिसने इसको टॉपिक को बढ़िया तरीके से नहीं पढ़ाया तो उसको ये लगता होगा कि हो सकता है सर कि प्राचीन काल के लोग हैं, हो सकता है चमत्कारी लोग होंगे और वो मरने के बाद भी लौट कर आ जाते होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये थोड़ी सी ज्ञान की कमी है, क्योंकि हमने इसका जो बेस है, ये बेसिक चीजें हैं वो हमने तैयार नहीं की। थोड़ा सा देखो इसको, ये जो ईसा पूर्व है सारी कहानी इसी की है। जैसे आज
कैलेंडर जो चलता है वो ईस्वी सन का कैलेंडर चलता है और आज 2021 है, तो इसका मतलब 2021 साल पहले जो कैलेंडर शुरू हुआ उसी का नाम ग्रिगोरियन कैलेंडर है, जिसको हम मानते आ रहे हैं। ईसा पूर्व ईसा मसीह की याद में ये कैलेंडर शुरू हुआ। इसके बाद के जितने भी सन हैं वो कहलाएंगे ईस्वी सन, 1, 2, 3 जितने भी हैं, 2019, 2020 है, 2013 है, जो भी आएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि सर इससे भी पहले अगर कोई घटना हुई है तो उसको किस प्रकार से हम दर्शाएंगे, तो ध्यान रखना आप, अगर 2021 साल पहले जब ये कैलेंडर स्टार्ट हुआ उससे भी अगर कोई 5 साल 10 साल या 1000 साल पुरानी बात है तो उसको हमेशा ही ईसा पूर्व से व्यक्त करेंगे, ईसा पूर्व से। अब जैसे देखो, मान लो आज का दिन वो दिन है जब ईस्वी सन का या ग्रिगोरियन कैलेंडर स्टार्ट हो रहा है, और मैं अगर ये कहूँ आपसे कि कोई आदमी आज से 6 दिन पहले अपने यहाँ पे संस्थान में आया, और फिर मैं अगर ये कहूँ कि आज से 5 दिन पहले वो आदमी यहाँ से लौट गया, मतलब वो यहाँ पे कितने दिन रुका, 1 दिन रुका। और फिर अगर मैं ये कहूँ कि आज से जस्ट 3 दिन पहले उसने कोई दूसरा संस्थान ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, तो ये बात तो होगी, मैंने आज के बेस पे ये बात कही है। तो अगर मैं ये कहूँ कि आज से 6 दिन पहले कोई आदमी आया, ठीक है, आज से 5 दिन पहले वो यहाँ से वापस लौट गया, मतलब 1 दिन रुका और लौट गया, और आज से 3 दिन पहले वो आदमी उसने दूसरे संस्थान में ज्वाइन कर लिया, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि सिकंदर जो है वो राजस्थान में आज से 6 दिन पहले आया, ठीक है, आज से 5 दिन पहले वो यहाँ से लौट गया, ये बात भी ठीक है, इसका मतलब 1 दिन रुका वो। और आज से 3 दिन पहले मैं अगर कहूँ कि उसकी कहीं पे हरियाणा में या कहीं पे मृत्यु होगी, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ अगर 6, 5 और 3 में कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर मैं थोड़ा सा आंकड़ा बढ़ा दूं और मैं ये कहूँ कि आज से 6 साल पहले सिकंदर आया, आज से 5 साल पहले यहाँ से वो लौट गया, और आज से 3 साल पहले उसकी हरियाणा में या मान लो लाहौर में उसकी डेथ हो गई, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर यहाँ दिक्कत नहीं है, तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 26 साल पहले सिकंदर राजस्थान में आया, 25 साल पहले यहाँ से वापस लौट गया, मतलब 1 साल रुका और वापस लौट गया, और 23 साल पहले उसकी डेथ हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये थोड़ा सा बड़ा आंकड़ा है, ठीक है, जैसे 326 साल पहले वो आया, 325 साल पहले वो यहाँ से वापस लौटा, और 323 साल पहले उसकी क्या हो गई, कहीं पे मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब सारी कहानी क्या है, इस ईसा पूर्व की है। ईस्वी से पहले के जितने भी आंकड़े चलेंगे वो पढ़ने में आपको ऐसा लगेगा जैसे उल्टे चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम ईस्वी को बेस बना के वो बात बता रहे हैं, तो वो बातें अपने को थोड़ी सी उल्टी लगेगी, ठीक है। हाँ, ईस्वी के बाद के सन हमेशा क्या चलेंगे, सीधे चलेंगे, सबसे जरूरी बात है। और इसी के ऊपर आपका लगभग ये मान के चलो कि भारतीय इतिहास का जो प्रारंभ है उसमें जैसे अपने मौर्य वगैरह जितने भी राजवंश पढ़ेंगे, हर्यक वंश, नागवंश, जितने भी पढ़ेंगे, उनमें इस प्रकार से चीजें आएगी। अगर आपने इस कंसेप्ट को ढंग से क्लियर नहीं किया है तो आपको ये लगेगा कि सर ये जो राजा हैं ये पहले मर रहे हैं और बाद में वापस जिंदा हो रहे हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उम्मीद है, आशा करता हूं कि आपको ठीक से ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब यहां तक की बात होगी, तो मैंने बताया कि ईस्वी से पहले के जो सन है वो क्या चलेंगे, उल्टे चलेंगे। थोड़ी सी बात अभी और बाकी है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, वहां तक भी आप इसको समझ लेना, ठीक है। ये बात आपको समझ में बढ़िया तरीके से आ गई। अब देखो कि मुख्य जो हम कैलेंडर काम में लेंगे, जनवरी फरवरी के अकॉर्डिंग जो कैलेंडर होता है, ग्रिगोरियन या अंग्रेजी जो कैलेंडर है उसके बारे में आप जानते हो, लेकिन मेले त्योहार का अपना जो टॉपिक है वो चलने वाला है पूरा का पूरा विक्रमी संवत और शक संवत के कुछ आंकड़ों के अनुसार चलने वाला है। यहाँ मैं मोटे मोटे तौर पे कैलेंडर की बात करूंगा। तो सबसे पहले इस बात को जरूर समझ लेना आप, अगर ये समझ में आ गए तो ये मान के चलो कि आगे वाला टॉपिक बिल्कुल आसान है। सबसे पहले देखो, हम बात करने वाले हैं ईस्वी सन की। किसकी बात करेंगे हम यहाँ पे, ईस्वी सन की बात करने वाले हैं। तो ये सबसे पहले अपनी बात रहेगी ईस्वी सन। ये जो ईस्वी सन है इसको अपने ग्रिगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, ग्रिगोरियन कैलेंडर भी इसको हम
कहेंगे। अब ये अगर बात करें कब शुरू हुआ, तो पूछेंगे कि ईस्वी सन कौन सा है, तो सर 2021 है। इसका मतलब आज से 2021 साल पहले ये कैलेंडर क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था, ईसा मसीह की याद में हुआ था। अब ये जो कैलेंडर है ये दुनिया में सबसे पुराना कैलेंडर नहीं है, इससे भी 57 वर्ष पूर्व हमारे भारत में एक कैलेंडर स्टार्ट हो गया था। तो ये जो 57 साल पहले की बात है, इसको मैं 57 ईस्वी लिखूं या 57 ईसा पूर्व लिखूं, तो आपका जवाब सही जवाब होगा कि सर ये तो ईसा पूर्व हो जाएगा। मतलब इससे भी 57 साल पहले की ये जो घटना है, ठीक है, और इस दिन स्टार्ट हुआ था, इसी साल में शुरू हुआ था, जिसका नाम था विक्रम संवत। विक्रम संवत राजा विक्रमादित्य के द्वारा ये कैलेंडर जारी किया गया था, 57 ईसा पूर्व जारी किया गया था। अब अगर कोई आज से आपसे ये पूछे कि चलो, या आप मेरे से पूछो कि सर आप ये बताइए कि विक्रम संवत है आज से कितने साल पुराना हुआ, कितने साल पहले स्टार्ट हुआ, तो आप ना तो 57 बता सकते ना ही 2021 बता सकते। आप देखो, आज से पूछे कितने साल पुराना, तो 2021 साल तो ये हो गए जो हमारे पास में कैलेंडर में ऑन रिकॉर्ड है, और इससे भी 57 वर्ष पहले हुआ। तो अगर सही समय का पता लगाना है तो 2021 में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, 57, 5 और 2 7, तो ये कितना हुआ 2078। अब 2078 साल पहले ये कैलेंडर स्टार्ट हुआ था, जिसको हमने लिखा है 57 ईसा पूर्व। क्यों? क्योंकि 2021 साल तो इस कैलेंडर को स्टार्ट हुए हो गए, और इससे भी 57 वर्ष पहले कौन सा स्टार्ट हुआ था, विक्रमी संवत। ये तो ही 1 नंबर बात। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं इस ईस्वी सन के 78 साल बाद में, कितने 78 साल बाद में एक कैलेंडर स्टार्ट हुआ। अब ये एक बात तो आप मेरे को ये बताओ कि ये 78 जो है ये ईसा पूर्व कहलाएगा या ईस्वी कहलाएगा, तो आपका सही जवाब ये रहेगा कि सर ये कहलाएगा ईस्वी, क्योंकि इस कैलेंडर से पहले की बातें ईसा पूर्व कहलाएगी, बाद की बातें तो आज तक ईस्वी सन ही कहलाएगा। तो यहाँ पे जो कैलेंडर है उसको हम कहते हैं शक संवत। और फिर प्रश्न ये भी महत्वपूर्ण बनता है कि ये जो शक संवत है ये हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रीय पंचांग, पंचांग क्या होता है, पंचांग कैलेंडर होता है। राष्ट्रीय पंचांग हमारा कौन सा रहेगा, शक संवत रहेगा। इसके बाद में देखो आप, ये किसने शुरू किया और क्यों शुरू किया, इसके बारे में भी थोड़ा सा प्रश्न बनता है। तो यहाँ पे देखो, कुषाण राजा कनिष्क, कुषाण राजा कनिष्क के द्वारा ये कैलेंडर स्टार्ट किया गया। इसके बाद में अगर बात करें, एक और कैलेंडर है, थोड़ा सा विवादास्पद भी है, ये 319 को 320 बताता है, इसको 319 या 320 ईस्वी में जो कैलेंडर स्टार्ट हुआ उसका नाम है गुप्त संवत। क्या नाम रहेगा, गुप्त संवत। गुप्त साम्राज्य के काल में ये चला था, ठीक है, और गुप्तों तक ही सीमित रहा और उसके बाद में ज्यादा इसका उपयोग नहीं लिया गया। इसके बाद में जैसे एक कैलेंडर रहेगा हिजरी संवत, वो कब स्टार्ट हुआ, ईस्वी सन के 622 साल पहले, 622 साल बाद में। 622 साल बाद में जो कैलेंडर स्टार्ट हुआ था इसको अपने कहते हैं हिजरी संवत। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, हिजरी संवत। अब ये जो आपका हिजरी संवत है ये क्यों स्टार्ट हुआ था, ये भी आप बात ध्यान में रखना। पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में आपको पता है कि पहले वो मक्का में थे और बाद में उन्होंने मदीना की यात्रा प्रारंभ की थी। और इस्लाम के अंदर एक जगह से दूसरी जगह की ओर पलायन करना ही क्या कहलाता है, हिजरत। तो हिजरत उस घटना को कहते हैं और उसी की याद में क्या प्रारंभ हुआ है, हिजरी संवत। तो ये मुख्य मुख्य बातें हुई कि मुख्य कौन से कैलेंडर है। इसके अलावा आप इतिहास में जब अकबर का काल आप पढ़ोगे तो उसमें अब आपको इलाही संवत के बारे में भी जानकारी वहां पे मिल जाएगी, हालांकि वो अकबर तक ही सीमित रहा था ज्यादातर। ये जो बातें हैं यहाँ से मुख्य मुख्य प्रश्न आते हैं, ठीक है। अब एक चीज और देखो, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो बढ़िया तरीके से। अब एक दो चीजें और महत्वपूर्ण इसमें बनती है, वो ये चीजें रहेगी
कि सर अगर आज के टाइम में हमें कोई ये पूछे कि अब बता कौन सा शक सम्मत है, कौन सा विक्रमी सम्मत है, कौन सा हिजरी सम्मत है, तो हम कैसे बताएंगे? तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है। अगर आपसे कोई भी व्यक्ति ईस्वी सन दे के और अगर ये पूछता है कि बता विक्रमी सम्मत कौन सा रहेगा, तो आप ध्यान में रखना, अगर ये बात आपसे पूछे कोई कि सन तो 2021 है बेटा और बता दे कि विक्रमी सम्मत कितना है, तो आप ध्यान में रखना ये जो 57 है ये आपको क्या कर देना है, इसमें जोड़ देना है। इसको कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। कारण क्या है इसका कि पहली बात तो ईस्वी सन में और विक्रमी सम्मत में दोनों में से पहले प्रारंभ कौन सा होता है, ये वाला, और पहले जो प्रारंभ होता है वो हमेशा क्या रहता है, आगे रहता है। आगे रहेगा तो जुड़ेगा। इसका मतलब अगर विक्रमी सम्मत ज्ञात करना आपको हो तो आप 2021 में जो सन अभी चल रहा है उसमें से 57 जोड़ देना, तो कितना आ जाएगा, 2078 आ जाएगा। आई समझ में बात? इसी हिसाब से अगर आपसे कोई शक सम्मत पूछ ले तो 2021 में से 78 घटा देना, गौर करना मेरी बात पे, घटा देना, और उसके बाद में जो आंकड़ा आपको मिलेगा वो शक सम्मत कहलाएगा। इसी प्रकार अगर आपसे कोई ये पूछे कि सन 2021 है बता गुप्त सम्मत कौन सा है, तो आप 2021 में से 319 घटा देना, और ये थोड़ा लगभग में आएगा, एक आधे साल का अंतर इसमें रहेगा। 2021 देके अगर आपसे हिजरी सम्मत पूछ ले कोई, तो इसमें से आपको कितना माइनस करना होगा, बोर्ड पे देखो 622 साल। आई समझ में बातें इतनी? ये मुख्य बातें थी जो हमने किससे संबंधित की है, कैलेंडर से संबंधित। अब इसके बाद की जो बातें हैं वो अपने करने वाले हैं। जो इस टॉपिक में सबसे पहली दिक्कत आती है और जब तक वो समस्या सॉल्व नहीं होती है तब तक ये टॉपिक है किसी भी प्रकार से समझ में आने वाला नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि अगर जिस बच्चे को ये भी नहीं पता कि चैत्र के बाद में वैशाख आता है, ज्येष्ठ आता है, तो यहाँ पे उसको ये पूरा टॉपिक तैयार कर पाना बड़ा ही क्या रहेगा, मुश्किल रहेगा। क्योंकि आमतौर पे दिक्कत कहाँ है, आमतौर पे दिक्कत यहाँ पे रहेगी कि बच्चे जिनको सही से याद नहीं, आप बोल के देख लेना चाहिए, बच्चों को याद नहीं है तो वो ऐसे बोलेंगे चैत, वैशाख, जेठ, साढ़, सावन, भादवा, काती, ठीक है, मिंगसर, इस प्रकार से जिनको याद नहीं है उस प्रकार से वो बोलेंगे, बीच बीच में सीक्वेंस क्या कर देंगे, इसका गड़बड़ कर देंगे, ठीक है। और कई बार तो ये बोलेंगे कि जैसे भादवा के बाद में आश्विन आने वाला है, ठीक है, तो वो भादवा के बाद में गलती से उनका कात्ती आता है। जिन बच्चों को ढंग से याद नहीं है, लगभग 99% बच्चे भादवा के बाद में कात्ती बोलेंगे, ये मिस्टेक है। और इसको 5-7 एक बार आसानी से आप अगर बोल बोल के जोर से रिपीट करोगे तो उसके बाद में ये दिक्कतें आपको आने वाली नहीं है। एक नंबर बात तो ये। दूसरी बात ये रहेगी कि आमतौर पर ये टॉपिक क्यों मुश्किल है, बच्चों को क्यों नहीं आता है। सबसे बड़ी दिक्कत, हालांकि ऐसी गलतियां हमने भी की है कई बार, बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर 11 है 12 ऐसे बोलते बोलते जैसे 11 है 12 13 14 और 15, ठीक है। आमतौर पे बच्चे ये बोलते हैं कि 15, हालांकि 15 कुछ नहीं होता। हर महीने में 2 बार 15 तारीख आती है। पहला पक्ष कृष्ण पक्ष होता है, दूसरा शुक्ल पक्ष होता है। तो पहला 15वां दिन जो आता है वो अमावस्या होती है, दूसरी बार उसी महीने में जो 15वां दिन आता है उसी को क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। ये भी दिक्कतें हैं, छोटी छोटी जो समस्या है उसके ऊपर हम बारीकी से यहाँ पे बात करेंगे। आपको किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है, आराम से क्लियर करते जाएंगे सारी चीजें। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से महीने आते हैं, अंग्रेजी महीनों के बराबर कौन से महीने चलते हैं, उनके ऊपर भी अपने बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो, जैसे महीना होता है चैत्र का, ये सबसे पहला महीना अपने रहेगा जिसको हम क्या कहते हैं, चैत्र। इसके बाद में आता है विद्यार्थियों वैशाख, इसके बाद में आता है ज्येष्ठ, इसके बाद में आता है आषाढ़, फिर आता है सावन, फिर आता है भाद्रपद, ठीक है, फिर आता है आश्विन, फिर आता है कार्तिक, कार्तिक के बाद में आता है मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष, ठीक है। आश्विन है, कार्तिक है, मार्गशीर्ष है, फिर आएगा पोष, पोष के बाद आपका रहेगा माघ,
और इसके बाद में लास्ट वाला कौन सा आता है, फाल्गुन आता है। तो ये अपने कितने महीने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 महीने आपके सामने हैं। अभी देखो कंफ्यूजन ये भी रहता है कि सर हमें अंग्रेजी वाले महीने तो पता होते हैं, इसके बराबर में कौन सा महीना होता है। तो ध्यान में रखना, जब आधा मार्च और आधा अप्रैल होता है तो उसके बराबर महीना चलता है, हिंदू कैलेंडर का महीना चलता है कौन सा, चैत्र का महीना। तो इसी सीक्वेंस में आगे चलो, जैसे अप्रैल है, मई, लास्ट वाला मार्च और स्टार्टिंग वाली 15 दिन अप्रैल के, इनके बराबर महीना रहेगा आपका चैत्र का। और लास्ट वाले 15 दिन जब अप्रैल के होते हैं, वहां से लेकर स्टार्टिंग वाले 15 दिन मई के लगभग ये महीना रहेगा वैशाख का। इसी क्रम के अनुसार जैसे मान लो मई है, इसके साथ थोड़ा 15 दिन आ जाएगा जून, फिर रहेगा जून और आगे वाला नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे जैसे जुलाई। इसके बाद में जैसे जुलाई है लास्ट वाले 15 दिन और स्टार्टिंग वाले 15 दिन आ जाएंगे अगस्त के। इसके बाद में रहेगा अगस्त, फिर रहेगा सितंबर, ठीक है, फिर रहेगा सितंबर और साथ में रहेगा अक्टूबर, सितंबर और अक्टूबर, फिर रहेगा आपका अक्टूबर और इसके साथ में रहेगा आपका नवंबर, ठीक है। इसके बाद में देखो आप नवंबर हो गया, फिर अपने बात करेंगे नवंबर प्लस में यहाँ पे दिसंबर, फिर साथ में दिसंबर है, दिसंबर के साथ में आ जाएगा जनवरी, फिर थोड़ा सा 15 दिन जनवरी के रहेंगे और फिर रहेगा यहाँ पे फरवरी और फिर रहेगा लास्ट वाले 15 दिन फरवरी के और फिर रहेंगे स्टार्टिंग वाले 15 दिन मार्च के और फिर यहीं से फाल्गुन खत्म होके दोबारा से यहाँ से चैत्र स्टार्ट हो जाता है। तो ये बेसिक बातें थी और इसके हिसाब से आप अनुमान लगा लोगे भी अंग्रेजी महीने के हिसाब से कौन कौन से महीने हमारे बराबर चलेंगे, ठीक है। तो ये तो ही महीनों की बातें, ठीक है। आप इसका बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना और उसके बाद में आप एक चीज ध्यान में रखना, जब तक इसको 10 या 12 बार आप आराम से बोल के रिपीट करके नहीं देखोगे तब तक ये चीजें याद नहीं होगी। और सबसे इजी तरीका ये रहेगा कि इनको आप अपनी लैंग्वेज में ही काम में ले। ये तो हमने हिंदी में बात कर रहे हैं, लेकिन राजस्थानी जो लैंग्वेज है उसमें इसको इस प्रकार से बोलेंगे, जैसे चैत है, बैसाख है, चैत बैसाख जेठ आषाढ़, ठीक है, सावन भादवो आसोज काती मिंगसर पो माँ फागण, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से आप इनको बोल बोल के क्या करना है, आपको याद करना है, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि एक महीने में कितने दिन होते हैं, कौन कौन से पक्ष उसमें रहेंगे, अमावस्या क्या होती है, पूर्णिमा क्या होती है, सभी के बारे में अपने ऑल ओवर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे अपने एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मेरे ख्याल से आज टाइम ज़्यादा हो गया, आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा। और हालांकि क्या है कि स्टार्टिंग की चीज़ें हैं, इनको आप समझ लेते हो, उसके बाद की चीज़ें बड़ी आसान हो जाएगी। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इससे आगे की वीडियो, पहला महीना हमारा है चैत्र का, वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए, और आज जितना भी करवाया है आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट जो भी वीडियो आई तब तक उससे पहले आपका बेसिक बढ़िया तरीके से तैयार होगा, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।